हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की क्लास में क्या होने वाला है? मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एचटेट के लिए। जो भी आपका एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं और उम्मीद है, कोशिश यही है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाए जाएँ। जिस प्रकार से साथ में चार चार ऑप्शन भी कई क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, ताकि वैसा ही एक माहौल क्रिएट किया जाए जिस प्रकार यहाँ भी चार ऑप्शन है। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? क्या कहना चाह रहा है कवि, देख लेते हैं। देखिए, यानी कि किस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बच्चों में कोग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल और कल्चरल जो कारक हैं उनकी भूमिका होती है, तो वैसा कहते हैं वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं। जिस प्रकार जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तीन ऐसे पिलर हैं जो पूरी की पूरी साइकोलॉजी को थामे हुए हैं यहाँ पर। वैसे और भी हैं, बी एफ स्किनर हो गए, एरिक एरिक्सन हो गए, बहुत सारे हैं, लेकिन इन तीनों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पे, जो वाइगोत्स्की में बीच में गोत यानी कि गोत्र आता है, तो उससे हम देखते हैं कि सामाजिक बातें, गोत्र की बातें समाज में होती हैं, है ना, और भाषा भी समाज में ही होती है। तो जो वाइगोत्स्की हैं ये हमेशा सामाजिकता पर बात करते हैं कि बच्चे को समाज में छोड़ो, वहाँ से उसका विकास होगा, और भाषा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो जहाँ पर भी आपको सामाजिकता की बातें दिखाई दें या फिर भाषा की बातें दिखाई दें और ऑप्शन में वाइगोत्स्की हो, तो चांसेस हो जाते हैं कि वह कथन वाइगोत्स्की का ही हो। तो आपको वाइगोत्स्की में से गोत्र से गोत्र निकाल के सामाजिकता और भाषा को जोड़ लेना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए यानी कि जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग हेल्पिंग जो मटेरियल है उपयोगी नहीं है? ब्लाइंड के केस में बात करेंगे तो ब्रेल सामग्री, जो ब्रेल लिपि है वह स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए ही बनाई जाती है। ये आपको पता होना अति आवश्यक है। ब्रेल को आप ध्यान रखें कि ब्रेल हमेशा एक ब्लाइंड बच्चे के लिए ही होती है। बोलती किताबें यानी कि ऑडियो के रूप में बुक्स हैं जो, तो वो तो सही है कि जिसको दिखाई नहीं देता है तो वह सुनकर उसको सीख सकता है। इसके बाद फिल्म स्ट्रिप्स, यहाँ पर डाउट लग रहा है क्योंकि जो फिल्म स्ट्रिप्स है वह विजुअल के रूप में कार्य करती है और बच्चा तो ब्लाइंड है भाई, उसको तो दिखाई दे ही नहीं रहा, तो यहाँ पर गड़बड़ है। एक बार ऑप्शन डी भी हम देख लेते हैं, उभरे हुए मानचित्र, ताकि बच्चा हाथ से स्पर्श करके उनको महसूस कर सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कि यह एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है जो उपयोगी है ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए या ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। और दृष्टि बाधित से या ब्रेल सामग्री से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम का सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। चांसेस सिर्फ 1% हैं, बाकी 99% चांसेस ऐसे नहीं हैं। चांसेस कैसे हैं? चांसेस ऐसे हैं कि जिस प्रकार दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा घुमा कर, थोड़ा सा पलट कर क्वेश्चन मिले। ब्रेल सामग्री से आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा पलट कर मिल जाएगा, और उभरे हुए मानचित्र से मिलेगा कि यह किसके लिए सहायक होता है। तो आप बता दें कि जो बच्चे देख नहीं सकते, हाथ से महसूस कर सकते हैं, उनके लिए यह सहायक होगा। फिल्म स्ट्रिप्स आपने शब्द अभी सुना है तो जान लिया आपने कि यह विजुअल के लिए सहायक होता है, ना कि दृष्टिबाधित के लिए। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है, करके सीखने को बढ़ावा देती है। और इसके साथ में क्या है, विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतः क्रिया सुनिश्चित करती है, वह क्या कहलाती है? तो ऐसी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। ठीक है, या फिर इसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, अगर ऑप्शन में साथ में समावेशी दे रखा है तो समावेशी की तरफ हम नहीं जाएंगे। जब कहेगी कि करके सीखने को बढ़ावा देती है और विद्यार्थियों को वातावरण के साथ अंतः क्रिया
सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर प्रगतिशील एक सही उत्तर होगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे तात्पर्य क्या होता है? देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन में सबसे सटीक क्या होगा? सभी बच्चों के लिए शिक्षा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पिछड़े हुए बच्चों के लिए शिक्षा, या दलित बच्चों के लिए शिक्षा, या फिर गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए शिक्षा, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी का अर्थ यही है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा हो। यहाँ पर सभी बच्चे कहीं से भी आते हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, वो एक साथ शिक्षा लें। जिस प्रकार यूनिफॉर्म होती है ना, ताकि अमीर और गरीब सभी एक जैसे वहाँ पर दिखाई दें। इसीलिए समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में यही पॉलिसी होती है कि सभी बच्चे एक साथ सीखें। इसके बाद प्यारा सा क्वेश्चन हिंदी का। धनुष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची होता क्या है, पहले ये बताइए। पर्यायवाची वो होता है कि एक ही शब्द के कई नाम हैं, है ना? हाँ, एक ही शब्द के कई नाम हैं। और अनेकार्थी क्या होता है? जिससे एक शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे कर है, कर का मतलब करना भी हो गया, और कर का मतलब क्या हो गया? ऋण हो गया, और कर का मतलब हाथ भी होता है क्या? तो वो होता है अनेकार्थी में, जिससे एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन पर्यायवाची निक नेम के जैसा होता है, ठीक है? तो पर्यायवाची शब्द है नहीं है धनुष का। चाप भी है, कारमुक भी है, सरासन भी है, लेकिन कासार नहीं है ना? कासार नहीं है, क्योंकि कासार का संबंध छोटे तालाब से होता है, ठीक है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अभी थोड़े कच्चे हैं, आपके पक्के करने हैं, तो कहीं से भी 20, 30, 50 शब्दों के पर्यायवाची आप ढूंढ लीजिए, और जैसे रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो सहायता कर देते हैं। हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको बोलते हैं पर्यायवाची, अनेकार्थी, लेकिन वो क्या पता कहाँ से उठा कर दे दे। हम भी कोशिश करेंगे कि कोई क्लास ली जाए, जैसे 50 पर्यायवाची शब्द की, 50 अनेकार्थी शब्द की, है ना, इस प्रकार से। लेकिन हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, दिन में कई क्लासें भी आती हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में रिसर्च करें और ढूंढें, गूगल वगैरह से ढूंढ के निकाल लें, और उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहें आप भी। बाकी हम तो साथ में हैं ही आपकी, डोंट वरी। नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि कम ज्ञान होना, कम ज्ञान खतरनाक होता है ना, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यही इसका अर्थ है, ठीक है? इंग्लिश का क्वेश्चन है ग्रामर का। मोहन गेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन, तो यहाँ पर इन, ऑन, अपॉन कुछ नहीं आएगा, एट आ जाएगा, क्योंकि किसी सटीक वस्तु की ओर देखते हैं तो एट आता है ना? ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, तो एट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव दे डन द वर्क, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका बन जाएगा हैज द वर्क बीन डन। दे नहीं आएगा, क्योंकि काम हुआ या नहीं, हम नहीं ये नहीं पूछेंगे कि इन्होंने काम किया, हम पूछेंगे कि क्या काम हो गया, तो हैज द वर्क बीन डन, ठीक है? और हैव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्क सिंगुलर फॉर्म में है, कभी भी वर्क्स नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखें। जिस प्रकार कोई दुकान है या कोई वर्क्स आपको कहाँ मिलेगा, इंजीनियरिंग वर्क्स आप कहीं देखते हैं दुकान पे तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन काम हमेशा वर्क में होता है। इसकी यूनिट होती है 2 यूनिट ऑफ वर्क या 3 यूनिट ऑफ वर्क, लेकिन वर्क हमेशा सिंगुलर होता है। उसी प्रकार कभी भी हेयर्स नहीं होता, सिर्फ हेयर होता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेड मास्टर डैश टू मीट यू वांट्स टू मीट यू, ठीक है? वांट्स आ जाएगा। जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उनके साथ में जो वर्ब आती है उसमें ऐसे लगता है, और जो प्लूरल होते हैं, अगर हेड मास्टर्स होता तो यहाँ पर वांट आ जाता, ठीक है? कुछ दोस्त बोलेंगे कि ये तो उल्टा चक्कर हो गया, तो ये ऐसा ही है। अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर एस आएगा, अगर प्लूरल है तो वहाँ पर एस नहीं आएगा। हिंदी के प्यारे से क्वेश्चन, कान खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अलर्ट होना, सतर्क होना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिना प्रयास की कोई चीज़ पा लेना, इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट, कुएं में भांग पड़ना यानी कि सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बोलते हैं ना, कुएं में भांग पड़ गई, कि सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसके बाद प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का कह लीजिए, एसएसटी का कह लीजिए।
भारत के भौतिक मानचित्र में यदि दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग का प्रयोग होगा? पठार कोई सा भी हो, दक्कन का पठार हो या वर्ल्ड का कहीं का पठार हो, उसके लिए एक रंग निश्चित कर रखा है, सुनिश्चित है वह रंग। और वह कौन सा है? वह पीला है। जिस प्रकार से पेठा पेठा पीला होता है, उसी प्रकार पठार पठार भी पीला ही होता है। ठीक है। और हरा रंग किस लिए प्रयोग होता है? ग्रीन होता है ग्रीनरी के लिए, यानी कि घास फूस वनस्पति के लिए। और ब्लू होता है वाटर के लिए। और जो बच गया ब्राउन यानी कि भूरा, वह होगा पर्वत के लिए। और अगर आपने पठार को जान लिया कि पठार का पीला होता है तो पर्वत का भूरा बच गया अकेला, आप उसमें कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन और अक्षीणता को नियंत्रित करने के लिए उपाय बताएं। होता क्या है मृदा अपरदन? देखिए, या तो पानी या फिर हवा अपने साथ ऊपर ऊपर की मिट्टी को उड़ाकर या अपने साथ ले जाती है। और जहाँ पर वह इसको जहाँ से उठाती है तो वहाँ पर मृदा अपरदन हो जाती है, यानी कि वह जो उपजाऊ भूमि है वह ऊपर ऊपर से उठकर कहीं और पहुँच जाती है, या तो जल के माध्यम से या फिर हवा के माध्यम से। और जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर निक्षेपण होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मल्च बनाना। मल्च क्या होता है कि घास फूस की पत्तियाँ फसल के ऊपर डाल दी जाती है, कई ऐसी फसलें होती हैं ताकि मिट्टी न उड़े। वेदी का फार्म बनाना। वेदी का फार्म होता है पहाड़ी एरिया में, ताकि मिट्टी न जाए ढलानों पर, तो वहाँ पर थोड़ी ही स्पेस को समतल कर लेते हैं खेती करने के लिए, ताकि मिट्टी न बहे। और बीज की फसल उगाना। जिस प्रकार दो फसलों के बीच का जो समय होता है, अगर 1 डेढ़ का महीने का समय है तो हवा अपने साथ में ऊपर की मिट्टी को ले जाएगी, तो इसलिए बीज की फसल उगाने की बोलते हैं, एडवाइस करते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी की गति के बारे में सही क्या है? पहला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसको घूर्णन यानी कि रोटेशन कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा कर्क रेखा है जो 33.5 डिग्री उत्तर में है। नहीं, 23.5 डिग्री उत्तर में है भैया, 33.5 में नहीं, तो सिर्फ ए सही है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा भी है, और बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किन सरदारों को वतन जागीरें दी थी? वतन जागीरें क्या होती है? जो अपने ही अक्षेत्र में दी जाएं, जैसे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं पर आपको ज़मीनें और दे दी जाएं, तो इसको बोलते हैं अपने ही वतन जागीरें, अपने ही वतन में या अपने ही क्षेत्र में। तो ये अकबर ने सिसोदिया राजपूतों को दी थी, खासकर जो आमेर और जोधपुर के राजा थे उनको ये दी गई थी। ठीक है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन, द्रवित मैग्मा कौन से सेल होते हैं? 3 प्रकार के सेल होते हैं। पहले जो द्रवित मैग्मा होता है उसको बोलते हैं आग्नेय सेल, क्योंकि वह आग जैसा ही तो होता है ना। ठीक है, आग्नेय बोलते हैं। उसके बाद उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन से सेल परिवर्तित होते हैं? अच्छा, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो यह बन जाता है अवसादी। ठीक है, अवसादी दूसरा हो गया। और उच्च ताप एवं दाब के कारण जब ये परिवर्तित होता है दोबारा से, तो इसको बोलते हैं कायांतरित सेल। अब कायांतरित का लग रहा है ना कि परावर्तित जैसा, या उसने काया पलट ली है अपनी। तो 3 प्रकार की सेल होती हैं। 6th क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी और उसके नोट्स, वो एक्चुअली एनसीईआरटी नहीं है वो, क्योंकि एनसीईआरटी तो लगभग 58-60 पेज की है, लेकिन वो कुल 10-12 पेज के नोट्स हैं, यानी कि वो क्रीम है। वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल गई है ना, और आप उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो इसी प्रकार कई सारी और एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिल रहे हैं, उनका भी आप फ़ायदा उठाइए। और ये एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, या तो आप देख लीजिए एसएसटी करके है, या फिर आप देख लीजिए ज्योग्राफी में यह मिल जाएगी। कंप्लीट प्यार से समझा रखा है, जाकर देखना ज़रूर उसको। ठीक है। वायुमंडल में कौन सी परत सबसे पतली होती है? जो सबसे बाहरी परत है यानी कि बहिर्मंडल एग्जोस्फेयर, वह सबसे पतली होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती हैं। और यहाँ पर वायु के कण इतने इतने बारीक होते हैं कि वो कई कई किलोमीटर तक चलते हैं बिना आपस में टकराएं। ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल का मिश्रण कहाँ होता है? उस स्थान को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आज के 20 क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है। और इस सीरीज़ के मिक्स क्वेश्चन के पहले भी 10 एपिसोड आ चुके हैं, ऐसे ही कुछ 10-15 मिनट में। आप भी 1.5 पे
मेरी क्लास देखते होंगे, है ना, क्योंकि अगर 2 पे देखेंगे तो शायद आपको समझ में न आए, क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही फास्ट बोलता हूँ। तो हो सकता है कि आपको 2 पे समझ में ना आए, 2x पे, इस कारण आप 1.5 पे देख लिया करें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है एच टेट की या फिर सीईटी की, आप जिस भी, या सी टेट की, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे पास करते हैं तो उसके बारे में आप बता दिया करें। और हर रात को आप जो 9 बजे टेलीग्राम पर क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है और उससे आपको काफ़ी सहायता होती है जब आप लोग स्पेशल मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम पे और बताते हैं कि हमें सर इससे इतना फ़ायदा हुआ, अब आप इस चीज़ की, इस सब्जेक्ट की मैराथन लेके आए, तो हम उसके लिए कार्य भी करते हैं। और दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, एच टेट तो या सी टेट या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, है ना। तैयारी करने वाले और मेहनत करने वाले कुछ नहीं छोड़ते। जिस प्रकार दशरथ मांझी का नाम आपने सुन ही रखा है, दशरथ मांझी, अगर नहीं सुन रखा है तो इनके बारे में जान लो, क्या पता आपकी लाइफ यहीं से चेंज हो जाए। इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी एक पहाड़ पर गिरने से। वो पहाड़ एक्चुअली इनके गांव और शहर के बीच में था, और जब वो गिरी तो उनको शहर में नहीं ले जाया जा सका इस पहाड़ के कारण। तो इनको अपनी वाइफ से काफ़ी प्रेम था, तो ये बोलते हैं कि इस पहाड़ की वजह से ही मेरी पत्नी मुझसे दूर हुई है, और किसी के प्यारे प्रेमी ऐसे दूर ना हो, तो मुझे इसका समाधान करना पड़ेगा। इन्होंने एक हथौड़ी और एक छेनी से इस पहाड़ को खोदना शुरू किया, मतलब इस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया, और 22 साल ये ऐसे ही लगे रहे। इन्होंने अपना डेरा भी पहाड़ पर ही डाल लिया, क्योंकि घर वाले बोले कि भाई इससे अच्छा तो कुछ काम कर लेता हूँ, 2 पैसे भी आएंगे। लेकिन इनके तो सिर पर कुछ और ही जुनून सवार था। तो 22 साल में इन्होंने यहाँ पर समतल कर दिया, इसको सड़क बना दी। तो ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम ही है, एच टेट सी टेट तो बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं। ये आप कीजिए क्लियर, इसके बाद आगे की तैयारी भी आपको करनी है, आगे भी मिलकर तैयारी करते रहेंगे, डोंट वरी। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई दुखी ही है, मान लो आप भी, है ना, कि आप भी अपने आस पड़ोस देखते हैं कि चाहे कोई अपने लुक्स को लेकर दुखी हो, चाहे वो फाइनेंशियली दुखी हो या फिजिकली दुखी हो वो, या सोशली दुखी हो, तो लोग दुखी ज़्यादा हैं। तो खुशी का कारण ढूंढिए। आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, और अच्छे लोगों के टच में रहिए। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी प्यारी सी एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, और टेलीग्राम पर जो क्विज होती है उसमें जुड़ा करें। कहाँ है लिंक? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है आपको, वरना द टीचर्स 02 इस नाम से टेलीग्राम है, जो ये पूरा द टीचर्स 02 है, इसको आप सर्च करें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से लिंक उठा लीजिए। और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, कोई भी आपको डाउट लगता है तो हमें मैसेज कीजिए एडवाइस के लिए, या कोई भी क्वेरी है आपकी उसके लिए, बिल्कुल आप बेसोच होके आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जहाँ तक हमारी कोशिश होती है आपकी पूरी सहायता करते हैं। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।